दुनिया का नक्शा कैसे बदलता है। कभी कभी इसके लिए दशकों लग जाते हैं, लंबी लंबी संधियां होती हैं, और कभी कभी मात्र सिर्फ एक रात काफी होती है। आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन 28 फरवरी 2026 की उस ऐतिहासिक और मैं कहूंगी कि खौफनाक रात को डिकोड करना है। बिल्कुल, उस एक रात ने मिडिल ईस्ट की पूरी जियोपॉलिटिक्स को एक झटके में पलट कर रख दिया। सही कहा। हमारे पास आज टर्बो टाइम्स प्लस की एक बेहद शानदार रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्री है। बहुत ही डिटेल में बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है ना। इस जबरदस्त रिपोर्ट के आधार पर हम 3 सबसे अहम पिलर्स पर बात करेंगे। पहला, अमेरिका और इजराइल का ईरान पर वो जॉइंट स्ट्राइक। दूसरा, 86 वर्षीय सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत का असर। और तीसरा, इन सब के बीच वर्ल्ड ऑर्डर 2.0 में भारत का एक बिल्कुल नए और पावरफुल अवतार में सामने आना। तो चलिए इस विषय की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, और इस विषय की परतें खोलने के लिए हमें उस रात से थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब टर्बो टाइम्स प्लस की डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत में देखिए, 28 फरवरी का वो हमला कोई अचानक ट्रिगर दबाने वाला मामला नहीं था। फारस की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ के ऊपर से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि हफ्तों पहले से ही वहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स जमा हो रहे थे, डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स भी। जी, और दूसरी तरफ इजरायली एयरफोर्स के बेसों पर 2400 घंटे ड्रिल्स चल रही थी। हवा में एक ऐसा तनाव था जिसे लिटरली काटा जा सकता था। और ये प्रेशर कुकर सिर्फ बाहर से ही नहीं पकड़ा था, मतलब ईरान के अंदर भी हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे। अंदरूनी हालात बहुत खराब थे। रिपोर्ट के जिस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया वो जनवरी 2026 के आंतरिक प्रदर्शनों का डेटा था। देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही थी, इकोनॉमी चरमरा गई थी, और जो सख्त इस्लामी नियम थे उनके खिलाफ आम जनता का गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा था। लोग सड़कों पे थे। हाँ, 8 और 10 जनवरी को ईरान के सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच जो क्लैश हुए वो बहुत ही भयानक थे। और उन्हीं हिंसक झड़पों ने इस पूरी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। मौतों के जो आंकड़े सामने आए वो इतने अलग थे कि अपने आप में एक नैरेटिव वॉर बन गए। बिल्कुल। एक तरफ कुछ लोकल और इंडिपेंडेंट सोर्सेज का दावा था कि मरने वालों की संख्या 3 से 7,000 के बीच है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। वहीं वॉशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया उसमें यह आंकड़ा 32,000 तक बताया गया। 32,000? हाँ, हम यहाँ ये तय नहीं कर रहे हैं कि कौन सा आंकड़ा सही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि देश के भीतर असंतोष का जो स्तर था वो किसी भी सरकार को अस्थिर करने के लिए काफी था। सही बात है, मतलब अंदरूनी बगावत और बाहरी सैन्य घेराबंदी दोनों का एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन बन चुका था जो किसी भी वक्त फटने वाला था। और फिर दोनों देशों के वॉर रूम्स में उस ऑपरेशन को हरी झंडी मिली जिसके कोडनेम ही अपने आप में किसी हॉलीवुड थ्रिलर जैसे थे। अमेरिका के पेंटागन ने अपने इस मिशन को नाम दिया एपिक फ्यूरी, यानी एक ऐतिहासिक प्रकोप। और इजराइल ने इसे अपना टच देते हुए नाम रखा रोरिंग लायन या दहाड़ता हुआ शेर। झंडे 2 थे लेकिन टारगेट लिस्ट एक ही थी। और वो टारगेट लिस्ट बहुत ही चुनिंदा और प्रिसाइज थी। बिल्कुल, तेहरान, इस्फान, कोम, करज और करमानशाह ये सिर्फ शहर नहीं थे बल्कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के नर्व सेंटर्स थे। 28 फरवरी 2026 की रात जब घड़ियां रात के 2 बजा रही थीं, तब फारस की खाड़ी के शांत पानी से अचानक अमेरिकी जहाजों ने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें फायर की। सुनने वालों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलें कोई आम रॉकेट नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये रडार से बचने के लिए जमीन के बेहद करीब पेड़ों और पहाड़ों को छूते हुए उड़ती हैं और अपने टारगेट पे एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हिट करती हैं। और इसी के साथ इजरायली बेड़े से F-35 और F-15 जेट्स ने भी उड़ान भरी। F-35 तो वैसे भी अपनी स्टेल्थ यानी छिपने की तकनीक के लिए जाना जाता है। उन्होंने ईरानी रडार सिस्टम्स को पूरी तरह से ब्लाइंड कर दिया। तेहरान के लोगों के लिए वो रात सायरन की चीखती आवाजों और आसमान में मिसाइलों की चमकती लकीरों के साथ शुरू हुई। खौफनाक नजारा रहा होगा। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इस पूरी स्ट्राइक का दायरा सिर्फ न्यूक्लियर या मिलिट्री बेसों तक सीमित नहीं था। ये कोई आम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी। हमलावरों ने सीधे सिस्टम के दिल पर वार किया, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जी, आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय, रेवोल्यूशनरी कोर्ट, स्टेट टीवी का हेडक्वार्टर और सबसे बड़ा टारगेट तेहरान में मौजूद सुप्रीम लीडर का अपना विशाल कंपाउंड। इस एक डायरेक्ट हिट ने
ईरान के 35 साल के इतिहास को एक झटके में खत्म कर दिया। 1989 से ईरान की सत्ता पर एकाधिकार रखने वाले 86 वर्षीय आयतुल्ला अली खामेनेई की इस हमले में मौत हो गई। ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। मतलब खामेनेई सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो उस पूरे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध वाले इकोसिस्टम के सुप्रीम कमांडर थे। बिल्कुल। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री में उस हमले के बाद की जो सुबह दिखाई गई है वो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग लगी। ईरान के अंदर का नजारा किसी स्प्लिट स्क्रीन टीवी जैसा था। हाँ, वो फुटेज बहुत कुछ कहता है ना? दो बिल्कुल अलग-अलग दुनिया एक ही वक्त में चल रही थी। बिल्कुल। एक तरफ आधिकारिक तौर पर देश में 40 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया, 7 दिन की सरकारी छुट्टियां अनाउंस हुई। मशहद जैसे धार्मिक शहरों के फुटेज अगर देखें तो सड़कों पर काले कपड़े पहने रोती बिलखती और छाती पीटती हुई भारी भीड़ नजर आ रही थी। वो सच में अपने नेता के जाने का मातम मना रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ की तस्वीरें एक अजीब सा डार्क कॉन्ट्रास्ट पेश कर रही थी। तेहरान और किरज के कुछ इलाकों में जो मिडिल क्लास दशकों की सख्त पाबंदियों, मॉरल पुलिसिंग और खस्ता हाल इकोनॉमी से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, वो सड़कों पर छुप छुप के मिठाइयां बांट रहा था। गाड़ियों के हॉर्न बजाकर सेलिब्रेट किया जा रहा था। एक ही देश, एक ही रात की घटना, लेकिन भावनाएं बिल्कुल ऑपोजिट। ये दिखाता है कि वो समाज अंदर से कितना ज्यादा बटा हुआ है। और यही विभाजन आगे की राह को और भी जटिल बनाता है। अब जबकि शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका है तो तेहरान में एक सत्ता का एक वैक्यूम आ गया है, एक खालीपन। जी, इस गैप को भरने के लिए फिलहाल एक अस्थायी लीडरशिप काउंसिल बनाई गई है जिसमें देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और गार्डियन काउंसिल के एक सीनियर न्यायविद शामिल हैं। लेकिन ये एक टेप गैप अरेंजमेंट है, मतलब एक जुगाड़ है। असली चुनौती तो ये है कि ईरान इस इतने बड़े झटके का जवाब कैसे देगा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? क्या हम एक फुल स्केल वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर ईरान का जवाब कुछ अलग तरीके का होगा? देखिए, डॉक्यूमेंट्री के एनालिटिक्स सेक्शन में ईरान के संभावित रिस्पांस को 3 लेयर्स में बहुत ही खूबसूरती से ब्रेक डाउन किया गया है। पहली लेयर है प्रॉक्सी वॉर, यानी छद्म युद्ध। प्रॉक्सी वॉर। हाँ, और प्रॉक्सी वॉर ईरान की सबसे पुरानी और सबसे टेस्टेड स्ट्रैटेजी है। इसका मतलब है कि ईरान खुद सामने आकर नहीं लड़ेगा, बल्कि अपने पाले हुए हथियारबंद गुटों का इस्तेमाल करेगा। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। बिल्कुल, हिजबुल्ला के लड़ाके इजराइल पर रॉकेट बरसाएंगे। लाल सागर में हूतियों द्वारा कमर्शियल जहाजों पर हमले तेज कर दिए जाएंगे और इराक व सीरिया में मौजूद मिलिशिया ग्रुप्स सीधे अमेरिकी बेसों को निशाना बनाएंगे। और दूसरी लेयर भी कम खतरनाक नहीं है, वो है साइबर वॉर। आज के डिजिटल युग में आपको किसी देश को पंगु बनाने के लिए बम गिराने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी हैकर्स अमेरिकी तेल कंपनियों, इजरायली पावर ग्रिड्स और फाइनेंशियल सिस्टम्स पर बड़े पैमाने पर रैंसमवेयर अटैक्स कर सकते हैं। और ये बहुत डैमेजिंग हो सकता है। बहुत ज्यादा। सुनने वालों के लिए बता दें कि रैंसमवेयर वो वायरस होता है जो आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को लॉक कर देता है और उसे खोलने के लिए फिरौती या रैंसम की मांग की जाती है। सोचिए, अगर किसी देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था या पावर ग्रिड ऐसे ही लॉक हो जाए तो क्या होगा? तबाही मच जाएगी। और फिर आती है तीसरी और सबसे खतरनाक लेयर, डायरेक्ट स्ट्राइक्स या सीधे हमले। रिपोर्ट तो यहाँ तक बताती है कि कुछ छिटपुट हमले पहले ही शुरू हो चुके हैं। और यहीं से शुरू होता है नैरेटिव का खेल, है ना? डोनाल्ड ट्रंप इसे कंट्रोल्ड एस्केलेशन कह रहे हैं, यानी ऐसा तनाव जो उनके कंट्रोल में है और नुकसान बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स अपनी जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए दावा कर रहे हैं कि उन्होंने 560 अमेरिकी सैनिकों को मार गिराया है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा, हमारा काम यहाँ किसी एक पक्ष के दावों को सही ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा के मोर्चे पर भी लड़ा जा रहा है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर या व्यापक संदर्भ से जोड़ें तो हमें मिडिल ईस्ट के इस धुएं से बाहर निकलकर अपने बिल्कुल पड़ोस की तरफ देखना होगा। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स का कैमरा अभी तेहरान और तेल अवीव पर फोकस है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो खिचड़ी पक रही है वो इस पूरे नए वर्ल्ड ऑर्डर का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। बिल्कुल है। पाकिस्तान की हालत तो इस रिपोर्ट में पढ़कर मुझे ऐसा लगा
जैसे कोई इंसान एक साथ 3 अलग-अलग दलदलों में फंसा हो, पहला दलदल है उनकी इकोनॉमी, जो कि डूब रही है। हाँ, देश पूरी तरह से डिफॉल्ट होने की कगार पर है और उन्हें सरवाइव करने के लिए हर हाल में IMF के बेल आउट पैकेज की जरूरत है। दूसरा दलदल है उनका खत्म न होने वाला अंदरूनी राजनीतिक ड्रामा। और तीसरा सबसे बड़ा दलदल जो उन्होंने खुद अपने हाथों से खोदा था, वो है उनके पाले हुए आतंकी संगठन, जो कभी उनकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा हुआ करते थे, आज वही संगठन बूमरैंग बनकर पाकिस्तानी स्टेट पर ही हमले कर रहे हैं। इसे कहते हैं खुद के बुने जाल में फंस जाना। बिल्कुल। अफगानिस्तान में बैठे तालिबान के साथ उनके जो तनावपूर्ण रिश्ते चल रहे हैं, उसने इस पूरे रीजन को एक बारूद की ढेर पर बैठा दिया है। और इस पूरी अफरा तफरी के बीच भारत क्या कर रहा है? भारत बॉर्डर पे सिर्फ गोलियों का जवाब गोलियों से नहीं दे रहा है, बल्कि लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल चुका है। भारत FATF का बहुत ही स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हाँ, आइए समझते हैं कि FATF क्या है। ये वो ग्लोबल वॉचडॉग है जो दुनिया भर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखता है। अगर कोई देश इसकी ग्रे या ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो समझिए उसका इंटरनेशनल ट्रेड और लोन मिलना लगभग बंद हो जाता है। बिल्कुल। भारत इसी कूटनीति, वित्तीय ट्रैकिंग, बॉर्डर पर हाईटेक फेंसिंग और अपने डीप इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके पाकिस्तान पर एक साइलेंट दबाव बना रहा है। ये ऐसा काम है जो टीवी कैमरों के सामने शोर मचाकर नहीं होता, लेकिन इसका असर ये हो रहा है कि आतंकियों के जो सेफ हेवन यानी सुरक्षित पनाहगाह हुआ करते थे, उन्हें बिना कोई बड़ी मिलिट्री स्ट्राइक किए ही धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। भारत ने दुनिया को ये नैरेटिव सेट करके दे दिया है कि आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करने के दिन अब लग चुके हैं। यहाँ ये विषय और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इस पूरी जियोपॉलिटिकल चेस गेम में जो टाइमिंग का खेल हुआ है वो किसी को भी हैरान कर देगा। हाँ, देखिए 28 फरवरी को मिडिल ईस्ट में आग लगती है, लेकिन ठीक उससे कुछ दिन पहले 25 और 26 फरवरी 2026 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर थे। अब कोई इसे महज एक इत्तेफाक मान सकता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इत्तेफाक जैसी कोई चीज नहीं होती। एकदम सही बात है। और अगर हम 2017 वाले इजराइल दौरे को देखें तो वो एक कल्चरल और डिप्लोमेटिक मीट ज्यादा थी, लेकिन 2026 का ये दौरा ये पूरी तरह से सिक्योरिटी और डिफेंस सेंट्रिक था। पूरी तरह से। इस रिपोर्ट में उन एग्रीमेंट्स की जो लिस्ट दी गई है वो भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक ब्लूप्रिंट है। इसमें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें और नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स शामिल हैं। लेकिन जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो है आयरन बीम लेजर वेपन सिस्टम। आयरन बीम, जब मैंने इसका विजुअल देखा तो लगा जैसे किसी स्टार वॉर्स फिल्म का सीन चल रहा हो। बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा। हवा में एक अदृश्य सी लेजर बीम आती है और पलक झपकते ही आसमान में रॉकेट भस्म हो जाता है। इसका इकोनॉमिक एंगल बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। और वही इसका सबसे बड़ा गेम चेंजर फैक्टर है। अब देखिए, अभी तक क्या होता है कि अगर कोई दुश्मन $500 का सस्ता रॉकेट दागता है तो उसे हवा में गिराने के लिए आपको एक ऐसा मिसाइल इंटरसेप्टर फायर करना पड़ता है जिसकी कीमत लाखों डॉलर होती है, जो कि बहुत महंगा सौदा है। हाँ, ये कोई सस्टेनेबल मॉडल नहीं है, लेकिन आयरन बीम इस पूरे अर्थशास्त्र को पलट देता है। ये लेजर का इस्तेमाल करता है, जिसका मतलब है कि जब तक आपके पास बिजली है आपके पास अनलिमिटेड गोलियां हैं और हर एक लेजर शॉट की कीमत कुछ डॉलर्स में आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल जैसी कंट्री इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी को भारत के साथ साझा करने को तैयार है। ये सिर्फ एक वेपन डील नहीं है, ये तेहरान से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक एक बहुत ही लाउड और क्लियर डिप्लोमेटिक मैसेज है कि भारत अब वो पुराना गुटनिरपेक्ष देश नहीं रहा जो सिर्फ बैठकर बयानबाजी करता था। और यही बात हमें इस रिपोर्ट के सबसे कोर कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, वर्ल्ड ऑर्डर 2.0। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर वो था जहां अमेरिका दुनिया का इकलौता बॉस हुआ करता था। सारे बड़े फैसले वॉशिंगटन तय करता था, लेकिन अब वो ढांचा टूट रहा है और उसकी जगह नए पावर सेंटर्स ले रहे हैं। इस नए मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की स्थिति क्या है? रिपोर्ट बहुत स्पष्ट शब्दों में कहती है कि भारत अब किसी भी खेमे का कैंप फॉलोअर या पिछलगू नहीं है। भारत खुद एक पिवट यानी धुरी बन चुका है। धुरी मतलब वो सेंटर जिसके इर्द गिर्द बाकी चीजें घूमती हैं। और ये बात सच भी नजर आती है। एक तरफ भारत अमेरिका और जापान के साथ क्वाड में बैठकर इंडो पैसिफिक की सुरक्षा की रणनीति बनाता है, और दूसरी तरफ उसी वक्त भारत रूस और चीन के साथ ब्रिक्स में बैठकर ग्लोबल साउथ की आवाज भी उठाता है। ये जो बैलेंसिंग एक्ट है,
ये जो संतुलन बनाने की कला है, यही भारत को इस वर्ल्ड ऑर्डर 2.0 का सबसे अहम खिलाड़ी बनाती है। और इस पूरी जियोपॉलिटिक्स का, इन लेजर हथियारों और मिसाइलों का एक आम इंसान की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? ये बहुत अहम सवाल है। एक तरफ टीवी स्क्रीन्स पर तेहरान और तेल अवीव के आसमान में इंटरसेप्टर मिसाइलें फट रही हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं, और दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई या बेंगलोर में एक आम सुबह है। लोग आराम से मेट्रो पकड़कर अपने ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल बस में बैठे हैं, इकोनॉमी अपने रफ्तार से दौड़ रही है। ये जो नॉर्मल लाइफ का प्रिविलेज हमें मिल रहा है, ये कोई बाय चांस वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सुरक्षा आसमान से नहीं टपकी है। इसके पीछे दशकों की वो लंबी और साइलेंट मेहनत है जिसका जिक्र हमने पहले किया। देश का अपना इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम, हमारी लंबी कोस्ट लाइन पर लगे हुए एडवांस्ड रडार्स और देश के भीतर NIA और ATS जैसी एजेंसियों का वो खुफिया जाल, इन सब ने मिलकर भारत के इर्द गिर्द एक ऐसा अदृश्य सुरक्षा चक्र बना दिया है जिसने इस ग्लोबल तूफान को हमारी सीमाओं से दूर रखा हुआ है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज हमने आयरन बीम और एयर डिफेंस शील्ड जैसी एडवांस तकनीकों पर गहराई से बात की। जैसे जैसे ये दुनिया अलग अलग और बहुत ही अग्रेसिव पावर सेंटर्स में बट रही है, तो भविष्य में सरहदों की रक्षा का मतलब क्या रह जाएगा? बहुत गहरी बात है। अगर भविष्य में किसी देश के पास इस तरह की डिजिटल और एयर स्पेस शील्ड नहीं है, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? क्या आने वाले वक्त में दुनिया के बाकी देशों को ये चुनने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि या तो वो खुद को पूरी तरह से तकनीकी रूप से आइसोलेट कर लें, या फिर उन्हें किसी बड़े और बाध्यकारी सैन्य गठबंधन के सामने सरेंडर करना पड़े? जब आसमान पूरी तरह से मिलिटराइज हो चुका है, तो क्या सच में कोई भी देश लंबे समय तक पूरी तरह से नॉन अलाइंड या गुटनिरपेक्ष रहने का दावा कर सकता है? ये वाकई एक ऐसा प्रोवोकेटिव थॉट है जो सोचने पर मजबूर करता है कि तकनीक और गठबंधनों के इस नए मकड़जाल में आगे क्या होने वाला है। तो अगर आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें, तो हमने देखा कि 28 फरवरी की उस रात ने कैसे खामेनेई के युग का अंत किया, कैसे ईरान के भीतर का गुस्सा बाहर आया, कैसे पाकिस्तान अपने ही जाल में फंसा है, और कैसे ट्रंप और ईरान की अगली चाल चाहे जो भी हो, एक कूटनीतिक रूप से मजबूत और तकनीकी रूप से एडवांस्ड भारत इस वैश्विक तूफान में एक एंकर की तरह खड़ा है। टर्बो टाइम्स की ये रिपोर्ट सिर्फ हमें न्यूज़ नहीं देती, बल्कि आने वाले कल को समझने का एक फ्रेमवर्क देती है। हमारे इस गहन विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया के ऐसे ही अहम मुद्दों की परतें खोलने के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए।